मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, मेरी बातों पर जरूर ध्यान देना। जस जस हमारा बच्चों का मैट्रिक बोर्ड और इंटर बोर्ड की परीक्षा नज़दीक में आता जा रहा है, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चे मन लगा करके अपने दिन रात, बहुत कम समय है, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, एक घड़ी के लिए हो जाता है जन्म भर रोना। तो बच्चे, हम कहेंगे जरूर, हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बहुत ही मार्मिक पंक्तियाँ प्रस्तुत की है। आशा का दीपक, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई मंजिल दूर नहीं है। तो यहाँ मंजिल का लक्ष्य से तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा बिल्कुल अब समय 1.5-2 महीना लगभग रह गया है, तो ध्यान देना है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ क्यों गए भाई मंजिल दूर नहीं है। तो मन लगाकर अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके अपने संजोते हुए समय को पढ़ते रहना हमारे बच्चे। तो आइए, आज मैं दिगंत भाग 2 से पाठ 11 प्यारे नन्हे बेटे को कवि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता के बारे में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, खूब मन लगा करके इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर देखते रहिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो हमारे बच्चे, यहाँ प्यारे नन्हे बेटे को जो हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी ने कविता यहाँ पर प्रस्तुत की है, वो कविता जो है इनकी एक रचना है। यह कविता उनकी रचना वह आदमी नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह से प्रस्तुत है। हमारे बच्चे कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारे बच्चे मैट्रिक में भी पढ़े होंगे। इनकी एक रचना है मछली पेड़ पर कमरा, बहुत सी रचनाएं हैं जिसको मैंने जीवन परिचय के माध्यम से दोनों के लिए प्रस्तुत किया हूँ, इंटरमीडिएट के लिए और मैट्रिक बोर्ड के लिए। तो हमारे बच्चे, यहाँ प्यारे नन्हे बेटे को कवि कविता के माध्यम से बहुत ही मार्मिक पंक्ति को प्रस्तुत किया है हमारे कवि विनोद कुमार शुक्ल ने। बच्चे, यह कविता और कोई नहीं, तो बच्चे यहाँ एक कविता हमारी लिखी गई है, उनकी कविता संकलन है जो मैंने बताया है कि वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरह से एक कविता ली गई है हमारे प्यारे नन्हे बेटे को। इस कविता में हमें यह साक्ष्य पेश करती है एक कविता कि कविता का जो नायक है, जो भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, हमारे कवि भी वहीं के रहने वाले थे। हमारे बच्चे जानते हैं छत्तीसगढ़, तो नायक भिलाई, जहाँ पर हम लोग सुने हैं भौगोलिक वातावरण में या खान कहाँ कहाँ है, तो लोहे की खान भिलाई भी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि जो कविता का नायक है वह भिलाई छत्तीसगढ़ में रहने वाला है। अपने नन्हे बेटे को कंधे पर उठाए और अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुक वातावरण, जैसे बच्चों को खिलाना, मन में बहलाना, तो बातचीत करते हुए बच्चे से प्रश्न करता है कवि कि बताओ बेटा या बेटी जो है कि घर में कहाँ कहाँ लोहा है, और लोहा
लोहा तो क्या है, लोहा जहाँ भी रहता है वह मजबूती के साथ पेश आता है। लोहा का रंग काला होता है। मेहनत करने वाले मजदूर श्रम भी उसी के प्रतीक हैं। तो कवि ने यहाँ पर जो है बताया है कि कदम कदम पर और गृहस्थी में सर्वव्याप्त है लोहा। और कविता के अंत में यह लोहा अनायास ही एक दुर्भेद्य प्रतीकार्थक ग्रहण कर लेता है। ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधों में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है, वह हमारा आधार है। यहाँ पर कवि बहुत ही मार्मिक पंक्ति के माध्यम से हमारे, यह कविता छंद मुक्त कविता है। शायद ही जब हमारे हिंदी साहित्य के अनुसार, हिंदी साहित्य के इतिहास के अनुसार जो वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ 4 युगों में बांटी गई, तो आधुनिक युग में जो है, आधुनिक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जैसे जैसे हमारे काल का विभाजन होता गया, तो अन्य कविताएं भी गद्य शैली में छंद मुक्त कविताएं ज्यों की त्यों हमारे कवियों ने अपना प्रस्तुत की है। तो ये छंद मुक्त कविता है, न कोई तुक है न कोई यति है। तो ध्यान देना है बच्चे, हम लोग इस कविता के माध्यम से यह जानने का प्रयास, बच्चे क्या हैं। बच्चे जो है, हाँ, हमारा कवि कहना चाहता है, कवि के कंधे पर छोटा बच्चा जो है अपना बैठ जाता है। तो कवि कह रहा है कि कवि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। चलिए, कवि यहाँ अपने प्यारे नन्हे को बैठा लेता कंधे पर। तो बच्चा है, बच्चे की जो तूतली बोली में बहुत ज्ञान होती है। और बच्चे तो इस देश के दर्पण हैं। बच्चे, हमारे बच्चों को जितना ही हमारा बच्चों को वैश्विक आधार मिले, बच्चों को प्रफुल्लित की करें। और बच्ची तो क्या है, कहना नहीं है बेटा, है समस्या बेटे जी अगर तो समाधान है बेटियां, जलती तीव्र धूप में ठंडी छाँव है बेटियां। दुनिया मन्नत मांगती है बेटे खातिर, लेकिन दोस्तों नज़र उठा कर देखो तो महान है बेटियां, महान है बेटियां। लोग औरों की नज़र से मत देखना, यही आपकी बेटी है। और बुढ़ापे में असहाय हो गया तो साथ आपको देती है। बच्चियाँ, चलिए, बच्चे भी हैं, लेकिन कवि तो दोनों का प्रतीक के रूप में लिया है। लेकिन चलिए आगे, हमारे कवि बिटिया से भी सवाल करेगा, उसकी माँ भी सवाल करेगी प्यारे नन्हे बेटे को। तो कवि कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को कंधे पर बैठा, मैं दादा से बड़ा हो गया सुनना यह। छोटा बच्चा है, अपने पिता के कंधे पर बैठ गया है और प्यार भरा, सौहार्द भरा वातावरण में कह रहा है कि मैं अपने पिता के कंधे पर मैं बैठ गया और दादा से भी बड़ा हो गया। चलिए, बच्चे की हुंकार निकलती है। और इसके बाद प्यारी बिटिया से पूछेगा, बतलाओगे आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। अब कवि प्रश्न पूछ रहा है उस नन्ही बिटिया से, बच्ची से पूछ रहा है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो लोहा घरों से लेकर, गृहस्थी से लेकर, कदम कदम से लेकर कहाँ तक नहीं लोहा है। तो कवि प्रश्न कर रहा है। तो चिमटा जो सूठा लोग देहात में कहते हैं, चिमटा जो खाने बनाने वगैरह अलाव रखने में आता है। तो चिमटा से लेकर करछूल माने कलछूल, और सिगड़ी, कड़ाही और शमशी, सणसी, दरवाजे की सांकल जो है, और कब्जे,
खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। चलिए, कवि कथा कह रहा है, प्यारी नन्ही बिटिया से सवाल कर रहा है, तो पूछना था तो जो झटपट बच्ची बतला रही है। हाँ, चलिए, कहाँ कहाँ लोहा, तो प्यारी बिटिया से पूछूंगा, बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, तो तुरंत बताएगी चिमटा, करकुल, कलछुल, सिगड़ी, जो है कड़ाही से लेकर शमशी, दरवाजे की सांकल और कब्जे, खिला दरवाजे में धंसा हुआ वह बोलेगी झटपट। बच्ची तुरंत बताएगी। कवि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है तो कवि को बच्ची बता रही है। चलिए, वह झटपट बोलती है। फिर रुक करके, ठहर करके वह फिर याद करेगी। क्या करती है? एक तार लोहे का लंबा, जैसे घर में लोहे का तार है, लंबा है, घिरनी अलगनी के रूप में लोग बांधे रहते हैं, तो एक तार लोहे के रूप में लकड़ी के 2 खंभे पर तना बंधा हुआ बाहर सूखी रही, जिस पर भैया की गिल्ली चड्ढी, माने जो अलगनी रेंगनी के रूप में देहात में एक छोर से दूसरे छोर तक जो तार बंधे रहते हैं, तो उसको दिलाएगी, याद दिलाएगी कि मेरी भैया की जो चड्ढी है कच्छा के रूप में, उसी पर सूख रही है। और फिर एक सेफ्टी पिन से लेकर साइकिल से लेकर पूरी आसपास वह ध्यान देगी बच्ची बिटिया, और सोचेगी। क्या सोचेगी मेरे प्यारे बच्चों? कि दुबली और पतली पर हरकत में तेजी की कितनी जल्दी जान जाए कि वह आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बच्ची बता रहे हैं, यहाँ पर कवि बता रहा है कि वो बच्ची हमारी जो है वह जान जाएगी कि आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। तो यहाँ पर लोहा हमारे बच्चे ध्यान देना है। जो भिलाई, नायक भिलाई का रहने वाला है, यहाँ लोहा श्रम का प्रतीक है। कहीं भी लोहा रहता है पूरी मजबूती के साथ रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो कवि अब अंत में फिर जो है कवि कह रहा है कि मैं याद दिलाऊंगा और जैसे उसे सिखलाऊंगा बिटिया को। क्या बिटिया? हाँ, फावड़े, कुदाली, टंगिया, वसुला, खुरपी, पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा और बैलों के गले में कांसे की घंटी के अंतर्गत लोहे की गोली। चलिए, यहाँ पर कवि कह रहा है, कवि संदेश दे रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को, तो यहाँ पर बिटिया से सवाल कवि कर रहा है। और लोहे के बारे में तो यहाँ पर कवि बता रहा है कि मैं याद दिलाऊंगा और उसे सिखलाऊंगा बिटिया को कि जो फावड़ा माने कुदाल होता है, उसी प्रजाति का फावड़ा होता है, तो फावड़ा भी लोहा का, कुदाली, टंगिया जो काटने वाला होता है, बसुला से लेकर खुरपी से लेकर पास खड़ी बैलगाड़ी के चक्के का पट्टा, जो चक्का में गोलंबर जैसा पट्टा लगा रहता है वह, और लोहे और बैलों के गले में कांसे की घंटी, कांसे का तांबा जैसे होता है, तांबा कांसा, तो घंटी जो लगे थे उसमें जो घंटी लगी रहती है बजती है, उसको याद दिलाएगी कवि। और उसके घंटी के अंदर लोहे की गोली, उसके बारे में बता रहा है कवि कि उसमें बच्ची बताएगी, बेटियां बताएगी कि उस लोहे के जो है घंटी है उसके अंदर जो गोली होती है वह भी लोहा का ही है। अब चलिए, इसलिए आगे हमारे कवि ने कविता के माध्यम से बिटिया को याद दिलाए। अब चलिए
पत्नी याद दिलाएगी। अब पत्नी जो है अब याद दिला रही है बिटिया को। उतना आगे वाली पंक्ति में हमारे कवि ने कविता के माध्यम से बच्ची को याद दिलाया और बच्ची बताई और आगे पत्नी याद दिलाएगी और जैसे समझाएगी बिटिया को। अब बिटिया को समझा रही है पत्नी कवि की कि हाँ बेटी अब कहाँ कहाँ लोहा है। तो पत्नी याद दिलाएगी जैसी समझाएगी बिटिया को। बाल्टी सामने कुएं में लगे लोहे की घिर्री, जो पानी खींचने वाला होता है, कहीं कहीं कुओं में घिरनी जैसा लगा रहता है लोहे की घिर्री, उस पर बाल्टी और रस्सी लगाकर लोग पानी ले। तो पत्नी याद दिलाएगी। हाँ, कवि बता रहा है कि पत्नी भी याद दिलाएगी जैसे उसे समझाएगी बिटिया को कि बाल्टी बाल्टी और सामने कुएं में लगे लोहे की घिरनी, ये सब लोहा है। और छत्ते की कांदी, जो छत्ते हम छत्ते को जो है तानते हैं तो उसमें की कांडी लगी होती है, वह भी लोहा है। और घमेला, घमेला का तात्पर्य जैसे लोहे का तगाड़ होता है घर में, वैसा उस घमेले से लेकर हंसिया से लेकर चाक से लेकर और भिलाई बाल्डीला, भिलाई का जो मजबूत बाल्डीला के रूप में है, जगह जगह लोहे की टीले, माने जगह जगह पर लोहे के रूप में जो घर में आसपास की वस्तुएं देखने को मिलते हैं, तो सभी लोहा है। पत्नी याद दिलाएगी और बिटिया बता रहे हैं कि चलिए फिर आगे हमारे कवि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता प्यारे नन्हे बेटियों के माध्यम से, ये बेटा तो कंधे पर सवार होकर उससे सवाल ही करता है, लड़का बड़ा होकर दादा जैसा। लेकिन अब आगे हमारे पंक्तियों के माध्यम से कवि बेटी से सवाल कर रहा है कि बेटी बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बेटी बता रही है, फिर उस कवि पत्नी भी याद दिला रही है। इसी तरह से घर भर मिलकर धीरे धीरे सोच सोच कर एक साथ लोग ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ लोहा है। लोहा हर जगह है, कदम कदम पर लोहा है। कवि यहाँ कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा है बच्चे, इस घटना से उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कश लोहा है। माने जानते हो बच्चे, यहाँ पर कभी प्रश्न भी आता है, कभी कभी आएगा कि हर मेहनत कश, माने यहाँ पर मजदूर जो श्रम का प्रतीक है, मेहनत करता है मजदूर, तो लोहा से कम नहीं है। लोहा भी मजबूती के साथ जहाँ भी रहता है अपना परिचय देता है कभी भी। तो उसी तरह मेहनत करने वाला जो मजदूर है तो लोहा के समान है, माने उसकी शरीर सुडौल और मेहनत कश। यहाँ मेहनत कश हमारे बच्चों को माने मजदूर करने वाला, मेहनत करने वाला जो श्रमिक है वो लोहा के समान मजबूती है, उसकी शरीर सुडौल होते हैं, मेहनत करने वाला होता है, तो लोहा से वो कम नहीं है। यहाँ श्रम का प्रतीक है, कवि बताना चाहता है कविता के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। और अंत में कवि बता रहा है, और हर वो औरत, माने प्रत्येक समाज में हमारे माताएं बहनें जो भी है, तो फिर भी बताना चाहता है कभी, माने हर वो औरत, माने हर जो है औरतें महिलाएं दबी सताई, माने दबी हुई सताई हुई समाज में लोग उन्हें जो है अपने निम्न स्तर पर दबाना चाहते हैं। तो ऊंचा ऊंचा हो लड़का, लड़की का हो दुल्हा प्यारा। चलिए अब यहाँ पर कवि यहाँ पर संकेत कर रहा है कि यदि बच्ची बड़ी हो गई, सयानी हो गई, तो बच्ची का जो दुल्हा भी है तो वह प्यारा हो, और दुल्हा भी मिले तो बिल्कुल सुडौल
श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला तो उससे कम ना हो। तो बता रहा है कवि कि हर वो औरत दबिस्ताई बोझ उठाने वाला, और जल्दी जल्दी मेरे कंधों से ऊंचा हो लड़का, माने मेरा लड़का भी जो है सबसे कंधे से ऊंचा भी हो, माने उस विकास करे, आगे की ओर बढ़े। और लड़की का हो दुल्हा प्यारा, और मेरी बच्ची का, मेरी लड़की का जो भी दुल्हा मिले, जम्हाई मिले तो वह प्यारा मिले, क्योंकि और उस घटना तक कि हर वो आदमी जो मेहनत कस लोहा है, और वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा है। यहाँ पर हमारे बच्चों को कविता के माध्यम से कवि प्रस्तुत कर रहा है, मेरे प्यारे बच्चों, कि अब उस घटना तक और हर वो आदमी जो मेहनत कस लोहा, माने इससे लेकर के, इस समय से लेकर या उस समय से लेकर घटना तक, कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक मेहनत करने वाला श्रमिक, जो श्रम है, मजदूर वर्ग है, तो मेहनत करने वाला, मेहनत कस का तात्पर्य श्रम करने वाला है, वो लोहा से कम मजबूत नहीं है। जहाँ भी मेहनत करने वाला मजदूर है, वो जो है अपने श्रम के साथ, सुडौल के साथ, उसकी शरीर गठीली होती है, बदन गठीला होता है, सांवली रंग का होता है, काला का भी प्रतीक है, तो वो लोहा है। लोहा कहीं भी रहता है तो मजबूती के साथ रहता है। कवि कहने का भाव यही है। और वो औरत दबी सताई बोझ उठाने वाली लोहा, माने समाज में दबी दबाई जो मजदूरनी के रूप में औरत है, वो भी ये समझ लेना है कि बोझ उठाने वाली, माने जितना भी हम देखते हैं बड़े बड़े चिमनी है, बड़ी बड़ी जहाँ भी है, मजदूरी क्या करती है, औरतें भी अधिकतर भट्ठा, चिमनी या कहीं भी देखते हैं, मेहनत करने वाले रोड से, सड़क से, कहाँ कहाँ तक नहीं, वो दबी कुचली जो हमारी श्रम से भी कम मेहनत नहीं करती है, भले ही कितना उस शरीर में उसके जान न हो, लेकिन वो भी मजबूती के साथ काम करने वाली है, लोहा के समान। यहाँ लोहा श्रम का प्रतीक है। जहाँ भी लोहा रहता है पूरी मजबूती के साथ रहता है। यहाँ पर कवि ने बिटिया से सवाल किया है कि बताओ बेटी कहाँ कहाँ लोहा है, तो याद दिलाता है, तो वहाँ पर बताती है बेटी। उसी तरह कवि बता रहा है कि पत्नी भी याद दिलाती है तो बेटी बताती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमारे यहाँ पर श्रम का जो है, मेहनत, श्रम को उजागर किया है लोहा के प्रतीक के रूप में। चलिए बच्चे, आज के लिए